के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की बिसात पर बिछी खबरों को सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद आपके सामने परोसने वाला वो बुलेटिन जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके हर एक पहलू को भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए आज 24 के चक्रवर्ती में क्या कुछ खास रहने वाला है। आज आपको बताएंगे कि फोन हैकिंग को लेकर के जो जंग शुरू हुई उस पर क्या सियासी रंग चढ़ा है, तो साथ ही ईडी की रडार पर आए केजरीवाल को लेकर के क्या सियासी चाल चली जा रही है ये भी बताएंगे। तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया है ये भी डिटेल में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि दिल्ली आ रहे सीएम योगी क्या चर्चा करेंगे और किसके नाम का पर्चा निकालने वाले हैं। सबसे पहले आज जिक्र सियासी खबरों से करेंगे। देखिए, बदलते वक्त के साथ सियासत में भी बहुत बदलाव आए, फिर चाहे बात सियासी रणनीति बनाने की हो या फिर चुनावी तैयार करने की। जमाना डिजिटल का है और सियासत पर तकनीक का रंग भी चढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच हैकिंग का जिन भी निकल करके सामने आया। फोन को हैक कर सेंधमारी के आरोप लगाते हुए सियासत का नया स्टेज तैयार किया जा रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि उनका मोबाइल फोन हैक करके उनके पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। अब इस सिलसिले में आरोप किन नेताओं पर लगाए गए हैं और किन नेताओं ने लगाए हैं वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उनके साथ साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी यही आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का भी यही कहना है। साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यही दावा किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी यही कहती हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यही दावा करते हुए नजर आए। अब यहां तक कि राहुल गांधी तो पूरे ईमेल की फोटो कॉपी लेकर के पहुंचे आरोप लगाने के लिए। अब इस सब के पीछे कहानी है क्या वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राहुल गांधी का इस पर क्या कुछ कहना है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। फोन हैकिंग को लेकर के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए मेल और नोटिफिकेशन की तस्वीरें भी रख दी, लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष के दावों में आखिर दम कितना था। विपक्षी नेताओं का दावा था कि फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल का कहना है कि वो राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना ही नहीं देते। विपक्ष के मुताबिक उनको एप्पल से टेक्स्ट और ईमेल आए हैं, लेकिन एप्पल का कहना है कि कुछ खतरों की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से हैकिंग की कोशिश की गई और एप्पल कहता है कि वो इस बारे में जानकारी देने में भी सक्षम कहीं से नहीं है। यानी एप्पल की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि वो जो राज्य प्रायोजित खतरे के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, यानी यही से विपक्ष के दावे का दम निकल जाता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष ने जो दावा किया है क्या ऐसा संभव भी है। साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल क्या कहते हैं ये भी आप देखिए। तो देखिए, लगातार एप्पल की तरफ से भी इस राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद बातें कह दी गई हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फोन हैकिंग का दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कितना सच कितना झूठ, क्योंकि एप्पल की तरफ से जो इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है ये कुछ और ही कहती है। सुनवाते हैं। जिस प्रकार से बात हो रही है एप्पल द्वारा अलर्ट भेजने की और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की, इस पर संदेह है। कई बार जो अलर्ट जारी होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो हमेशा सही होंगे सत्य होंगे ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे ऐप यूजर डाउनलोड करता है जिन्हें एप्पल स्वयं जांच के बाद संदेहास्पद पाता है और जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के द्वारा भेजे गए हों। वो कुछ ऐप होते ही डेटा चुराने के लिए हैं। हालांकि फोन टैपिंग के इस मामले पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष के आरोप है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जवाब। इस सब के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला कैसे चल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। जासूसी किसी काम नहीं आने वाली है।
आप किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये सरकार घबराई हुई है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके खिलाफ हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग खिलाफ हैं। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे? सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों गया है, तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शराब नीति में घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंची है। 2 नवंबर को ईडी ने उनको समन किया, मगर ईडी का समन क्या करना भर था सियासी भूचाल से आ गया। एक तरफ शराब घोटाले के इस केस में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक पूरा विपक्ष सवालों के घेरे में बीजेपी को घेर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वालों की सच्चाई सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर सियासत बेहिसाब हो रही। सबसे पहले देखिए आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है। कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ईडी से सीबीआई तक सबको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए उनको घेरना शुरू कर रही है। शराब घोटाले की पूरी टाइमलाइन की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि ईडी ने क्या एक्शन अब तक लिया है। 30 अक्टूबर की रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम समन जारी किया। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ अब की जाएगी, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी इस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने समन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरह से ईडी ने समन किया है, संजय सिंह की गिरफ्तारी, मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब ईडी का समन, किस रूप में देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का बारी आ गया है। जो दिल्ली के माताओं बहनों की जो हाय निकली ना, उसका असर हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी समझते थे कि वो कानून से ऊपर हैं। अरविंद केजरीवाल जी समझते थे वो कितनी भी बड़ी लूट कर लें, वो तो चुने हुए व्यक्ति हैं, उनको कौन रोक सकता है। उनमें भूल गए कि चुने हुए व्यक्ति को लूट करने की छूट नहीं होती है। चुने हुए व्यक्ति को अपने वादे निभाने की छूट होती है। पानी देना था, गंदा पानी दिया, या तो पानी नहीं दिया, टूटी गलियां दी, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन खत्म कर दिया, 9 साल से 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना, गरीब चित्कार कर रहे हैं। शराब की दुकान गली गली खोलने का उपहार दे दिया। माताएं बहनें गलियों में बैठ करके चित्कार कर रही थी, आप सबके चैनल पे है। तो इसके बाद और अपेक्षा भी क्या कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मामले में ट्रेल को इस्टेब्लिश कर दिया, तो ये किसी को बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि असली किंगपिन कौन है। अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जो जवाब देंगे, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे मनोज तिवारी साहब। साफ तौर पे कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किंग बनकर काम किया है, वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत दिल्ली के साथ बुरा किया है। कैमरामैन नवनीत के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली। और ये पहली बार नहीं है जब शराब घोटाले के मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी घिरी है।
इससे पहले भी सीबीआई इसी मामले पर केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच ये भी जानना जरूरी है कि इस मामले में जांच की टाइमलाइन क्या कुछ रही। शुरुआत 17 अगस्त 2022 से होती है, जब सीबीआई ने आबकारी नीति में सिसोदिया समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने मामले में जांच के आदेश दिए। 2 दिन बाद 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। 3 दिन बाद 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी दर्ज कर लिए गए और फिर 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के पीएनबी बैंक में लॉकर्स की तलाशी ली गई। तकरीबन 1 महीने बाद 27 सितंबर को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय नागर को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 28 सितंबर को शराब घोटाले मामले में आरोपियों में शामिल समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया। वो दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की पैरवी कर रहा था। 16 अक्टूबर को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार पूछताछ की, जो कि 9 घंटे चली। इस पूछताछ के बाद सिसोदिया ये दावा करते नजर आए कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। 25 नवंबर को सीबीआई 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया गया। 30 नवंबर को मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कुलवकुंतला कविता को भी नामजद किया। 14 जनवरी 2023 को मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर रेड हुई, जहां कंप्यूटर को जब्त कर लिया गया। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचे नहीं, बल्कि किसी और तारीख पर पूछताछ की बात कही। और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे 8 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ये मामला राउस एवेन्यू कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब रडार पर हैं केजरीवाल, जिनसे पूछताछ फिलहाल होनी है। लेकिन पूछताछ से पहले सियासत भी बेहिसाब हो रही है। आज फिर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाएगा, आम आदमी पार्टी समाप्त होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बार बार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फंसाने की चाल है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी। सियासत को अगर तुष्टीकरण का कीड़ा लग जाए तो अंजाम गंभीर हो जाते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से समझते हैं और पीएम मोदी ने इसी तुष्टीकरण वाली सोच पर फिर से एक बार प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र एकता दिवस की परेड को देखा। इस बीच पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तुष्टीकरण के मुद्दे को उठाया, जहां उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। तुष्टीकरण करने वाले लोगों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। अब पीएम मोदी का इशारा किस तरफ था, ये भी समझिए। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टियों पर तुष्टीकरण विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने फिलिस्तीन का तो खुलकर समर्थन किया, लेकिन इजराइल पर हमास के हमले की निंदा नहीं की, जबकि सरकार का कहना है कि हमास के खिलाफ सरकार इजराइल के साथ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही तुष्टीकरण के आरोपों पर विपक्ष को कैसे कटघरे में लिया, सबसे पहले आप ये देखिए। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को
मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी दोपहर तकरीबन 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों की अगर माने तो दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। इसके अलावा पार्टी और चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, लेकिन बीते अगस्त महीने में हुए उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद विस्तार की चर्चा थम गई। कैबिनेट विस्तार के अलावा इन दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा होगी। राज्य में बीजेपी के कई अभियान एक साथ चल रहे हैं, साथ ही पार्टी अपनी रणनीतियों पर भी तेजी से इस वक्त काम कर रही है। अब माना जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान पार्टी के अभियान और रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी के नाम को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच मंथन संभव है। वहीं राज्य में अभी एमएलसी की एक सीट खाली है। सूत्रों की माने तो उस सीट पर कई नामों को लेकर के चर्चा है। इस मुलाकात के दौरान एमएलसी उम्मीदवार के नाम पर भी मुहर संभव है। और इस सब के बीच सीएम योगी के दौरे से पहले क्या हलचल है, हमारे संवाददाता आनंद की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम संगठनों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि सरकार की पॉलिसी की जनता के बीच ले जाया जाए, जहां उनको तमाम चीज़ें बताई जाएं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में रहेंगे, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी और तमाम स्ट्रैटेजी से लेकर पॉलिसी पर विचार किया जाएगा, जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश में लेकर क्या मुद्दे से उतरेगी। और उसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश प्रभारी बीजेपी का कौन होगा, उसको लेकर मंथन होगा और आगे आने वाली रणनीति पर भी ये दोनों नेता विचार करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश में अगर 24 के रण पर मंथन चल रहा है तो बिहार में जेडीयू अपना गुणा गणित लगा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आगामी चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने की तैयारियां पूरी तरीके से तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी के नेताओं ने पूरे राज्य का भ्रमण भी शुरू कर दिया है। वहीं नवंबर से जेडीयू राजधानी पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसे चुनावों को लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में नए समीकरण पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पहली बार महादलित की संकल्पना पेश की है, जिसमें कई अनुसूचित जातियों को एक साथ जोड़ा गया। मजेदार बात इसमें यह है कि महादलित श्रेणी में शामिल की गई लगभग सभी जातियां राजनीति में नेतृत्व विहीन रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पहल उन्हें जेडीयू के साथ जोड़ने पर केंद्रित रही है। अब ताजा अभियान उन्हीं पहलों को आगे की कड़ी है, जिसके सिलसिले में पार्टी ने लगातार भीम संवाद का आयोजन किया और अब अगले महीने भीम संसद का आयोजन होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड के इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को होना है। ऐसे में जेडीयू की रणनीति क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार सरकार के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी 19.65% है। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे बड़ी आबादी है। वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें तो महादलित जातियां और लालू यादव के मशहूर एम-वाई समीकरण का जोड़ चुनाव के परिणामों को एक तरफा बना सकते हैं। अब सर्वे के हिसाब से बिहार में यादव 14.27% और मुसलमान 17.70%। अब ये दोनों मिलकर के तकरीबन हो जाते हैं 32%। अब इसमें महादलित आबादी को जोड़ दे तो 42% का आंकड़ा निकलता है। अब इस रणनीति पर बिहार में कैसे काम जारी है, ये एक रिपोर्ट के जरिए समझा देते हैं। बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भीम संसद का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम पटना में होना है 26 नवंबर। इस कार्यक्रम की तिथि रखी गई है